कुछ साल पहले ऐसी चर्चाएं थी कि कार डिजाइन खत्म हो गया है और हर कोई सिर्फ एरोडायनेमिक और पारंपरिक दिखने वाली कारें बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। शुक्र है कि हाल के दिनों में निर्माता बोल्ड डिजाइन और अलग बॉडी स्टाइल के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इस महीने ही हमने एक नहीं बल्कि 2 कूप एसयूवी की समीक्षा की है, मर्सिडीज GLC 43 AMG और सिट्रोन बेसल। अगली कार जो आप यहाँ देख रहे हैं वह है टाटा कव ईवी। टाटा के एक्टिव ईवी आर्किटेक्चर पंच ईवी के साथ पेश पर आधारित एक कूप एसयूवी। टाटा की भविष्य की ईवी जैसे हैरियर, सिएरा और अल्ट्रोज भी इसी 400 आर्किटेक्चर पर आधारित होंगी। कव ईवी टाटा नामकरण की बात करें तो इसमें 2 बैटरी विकल्प हैं और कव ईवी में एक स्थायी चुंबक लिक्विड कूल्ड मोटर है जो छोटे बैटरी पैक के साथ 148 bhp और बैटरी पैक के साथ 165 bhp उत्पन्न करता है। टाटा का दावा है कि 75% ग्राहक बैटरी पैक के साथ 400-425 किलोमीटर की रेंज और बैटरी पैक के साथ 330-350 किलोमीटर की रेंज प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस पर बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी। हमें उदयपुर में एक दिन के लिए शीर्ष वेरिएंट चलाने का मौका मिला, तो चलिए सभी विवरणों में जाने। टाटा कव ईवी की कीमत और विवरणिका। टाटा ने क्रिएटिव वेरिएंट के लिए 17.49 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर कव ईवी लॉन्च किया है। छोटा बैटरी वेरिएंट 2 और ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। एकम्पलिश्ड 18.49 लाख रुपए और एकम्पलिश्ड जोड़ 19.29 लाख रुपए। बड़ा बैटरी वेरिएंट एकम्पलिश्ड 19.25 लाख रुपए, एकम्पलिश्ड जोड़ 19.99 लाख रुपए और टॉप एम्पावर जोड़ ट्रिम लेवल 21.25 लाख रुपए में उपलब्ध है। जब आप प्रतिस्पर्धियों को देखते हैं तो कव ईवी का मुख्य प्रतिद्वंद्वी AMG ZS EV और महिंद्रा XUV 400 होगा। जब आप इन कारों के साथ कीमतों की तुलना करते हैं तो टाटा की कीमत उचित लगती है क्योंकि पावरट्रेन XUV 400 की तुलना में अधिक सक्षम है और ZS EV पुरानी लगने लगी है। छोटी नेक्सन ईवी की तुलना में कव ईवी की कीमत वेरिएंट के आधार पर लगभग 2-3 लाख रुपए अधिक है। दोनों एसयूवी के बीच कुछ अंतर होगा, लेकिन टाटा को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि दोनों को अलग अलग तरह के ग्राहकों के लिए बनाया गया है। आप टाटा कव ईवी ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2024 टाटा कव ईवी ब्रोशर PDF। दौड़ने की कीमत। जैसा कि पहले बताया गया है, कव ईवी में 2 बैटरी पैक विकल्प हैं और 55 kWh। इसका मतलब है कि इसे 100% चार्ज के लिए क्रमशः लगभग 45 यूनिट और 55 यूनिट की आवश्यकता होती है। बिजली की प्रति यूनिट लागत आपके स्लैब और आपके स्थान पर निर्भर करती है, लेकिन औसतन ये लगभग 8 रुपए प्रति यूनिट है। इसलिए पूर्ण चार्ज के लिए आप क्रमशः 360 रुपए और 440 रुपए का भुगतान करेंगे। दोनों विकल्पों के लिए दावा की गई सीमा 502 किलोमीटर और 585 किलोमीटर है। वास्तविक दुनिया की स्थितियों के लिए टाटा ने रेंज भी साझा की है जो उन्हें लगता है कि 75% ग्राहकों को मिलेगी। बैटरी पैक के लिए C75 रेंज 330-350 किलोमीटर है और बैटरी के लिए 400-425 किलोमीटर है। ये सम्मानजनक संख्याएं हैं और यदि आप चलने की लागत की गणना करते हैं तो आपको लगभग 1 रुपए प्रति किमी का भुगतान करना होगा। डिजाइन और स्टाइलिंग। कूप एसयूवी की स्टाइलिंग भारतीय बाजार के लिए अभी भी काफी नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स का इरादा कव को एक आला वाहन बनाने का नहीं है। यही कारण है कि कव कुछ अन्य टाटा ईवी की तरह ही डिजाइन भाषा का पालन करता है। फ्रंट नेक्सॉन ईवी के समान दिखता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव साइड और रियर में है। स्ट्रेच्ड आउट व्हीलबेस के साथ कूप एसयूवी डिजाइन को अपनाने में कुछ समय लगता है। यह एकीकरण अच्छा है या नहीं, हम BHP के लोगों को तय करने देंगे। व्यक्तिगत रूप से डिजाइन ठीक दिखता है, लेकिन मुझे पसंद होता कि पीछे का रुख थोड़ा और छोटा होता। इससे ये स्पोर्टी दिखती और कूप स्टाइलिंग बाद में सोची हुई नहीं लगती। कव ईवी की लंबाई 4310 मिलीमीटर, चौड़ाई 1810 मिलीमीटर और ऊंचाई 1637 मिलीमीटर है। 3 वेरिएंट क्रिएटिव, एकम्पलिश्ड और एम्पावर्ड में कुल 5 रंग विकल्प उपलब्ध हैं। प्रिस्टीन व्हाइट, एम्पावर्ड ऑक्साइड, फ्लेम रेड, प्योर ग्रे और वर्चुअल सनशाइन हमारी टेस्ट कार। निर्माण गुणवत्ता, फिट और फिनिश। कार ठोस लगती है और दरवाजों और बोनट पर उचित मात्रा में वजन है। हालांकि फिट और फिनिश के मामले में हमने देखा कि पैनल गैप सुसंगत नहीं थे। टेलगेट विशेष रूप से कई कारों पर पूरी तरह से संरेखित नहीं था जिन्हें हमने देखा, और यह बात भपियन 250 न्यूटन मीटर ने भी बताई थी जब उन्होंने एक शोरूम में कार देखी थी। संदर्भ छवि। पेंट की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर हमने इस वर्चुअल सनराइज पेंट शेड के प्लास्टिक पैनल और मेटल पैनल के रंग में अंतर देखा। पहिए और टायर। कव ईवी पर केवल 2 व्हील विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिएटिव और एकम्पलिश्ड वेरिएंट पर आपको 215/60 सेक्शन टायर के साथ 17 इंच व्हील मिलते हैं। एम्पावर्ड जोड़ वेरिएंट 18 इंच व्हील और 215/55 सेक्शन टायर के साथ आता है। चूंकि यह एक ईवी है, इसलिए कार कम रोलिंग प्रतिरोध टायर के साथ आती है। स्पेयर व्हील 215/65 सेक्शन टायर के साथ 16 इंच स्टील रिम है। धरातल। 45 व बैटरी वाली कव ईवी का अनलोडेड ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर है और बैटरी के लिए 186 मिलीमीटर है। भारतीय सड़कों की स्थिति के लिए ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है। पानी में चलने की क्षमता 450 मिलीमीटर है। मानक और विस्तारित वारंटी। कव ईवी की मानक वारंटी 3 साल या 1,25,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो है। आप 48,999 रुपये में वारंटी को 6 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप अधिकतम कवरेज चुनें। मोटर और बैटरी पैक की वारंटी 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर है। रखरखाव। हमारे पास कव ईवी के लिए सटीक सर्विस अंतराल की जानकारी नहीं है। हालांकि संदर्भ के लिए नेक्सन ईवी का सर्विस अंतराल 6 महीने या 7,500 किलोमीटर है, जो बहुत कम है, खासकर तब जब ईवी सर्विस ICE कारों की तरह जटिल नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि कव ईवी का सर्विस अंतराल भी 6 महीने या 7,500 किलोमीटर होगा। सुरक्षा। टाटा का दावा है कि कव एव भारत NCAP 5 स्टार सक्षम है। ये देखते हुए कि उनकी सभी कारों ने NCAP परीक्षणों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम उनके शब्दों पर विश्वास करने के लिए ललचाते हैं।
हमने हाल ही में टाटा की इन-हाउस क्रैश टेस्ट सुविधा का दौरा किया, जहां वे सुरक्षा के लिए अपनी सभी कारों का परीक्षण करते हैं। विस्तृत रिपोर्ट। कर्व ईवी की संरचना में 13% उन्नत उच्च शक्ति वाले स्टील और 39% उच्च शक्ति वाले स्टील है। टाटा का दावा है कि इस खंड की कुछ अन्य आइस कारों की तुलना में संरचना में उच्च मरोड़ वाली कठोरता है। सुरक्षा सुविधाओं में लेवल 2 ADAS, 6 एयरबैग, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम ESP, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री व्यू कैमरा, TPMS, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल शामिल हैं। आंतरिक भाग, केबिन डिजाइन और गुणवत्ता। अंदर से कर्व ईवी नेक्सन ईवी से काफी मिलती जुलती है। मुझे यकीन है कि जब ये दोनों कारें एक दूसरे के बगल में खड़ी होंगी तो सेल्स पर्सन को ग्राहकों को समझाने में मुश्किल होगी। कुछ बदलावों के अलावा डिजाइन के साथ साथ इस्तेमाल की गई सामग्री के मामले में इंटीरियर लगभग एक जैसे हैं। एम्पावर्ड वेरिएंट में आपको डुअल टोन ब्लैक और व्हाइट इंटीरियर मिलता है। डिजाइन बहुत स्लीक है और इसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट हैं जो केबिन में चौड़ाई का एहसास कराते हैं। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय आपके पास लेदरेट इंसर्ट है जो प्रीमियम टच देते हैं। कुल मिलाकर सामग्री की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन फिट और फिनिश बेहतर हो सकती थी। AC वेंट और इंडिकेटर डंठल जैसे कुछ क्षेत्रों में प्लास्टिक के किनारे नुकीले हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमने कुछ टाटा कारों में देखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप ऐसी कार में देखना चाहेंगे जिसकी ऑन रोड कीमत 24 लाख रुपए होगी। स्थान और आराम। आगे की सीटों पर बैठना और उतरना आसान है। केबिन की चौड़ाई नेक्सन ईवी जितनी ही है और ड्राइवर और यात्री के बीच पर्याप्त दूरी है। आगे की सीटें लेदरेट से ढकी हुई हैं और अच्छा सपोर्ट देती हैं। जांघ के नीचे अच्छा सपोर्ट है और साइड बोलस्टरिंग भी अच्छी है। भारी शरीर वाले व्यक्ति को सीट बहुत तंग लगेगी। ड्राइवर की सीट में इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टमेंट है और पैसेंजर सीट में ऊंचाई एडजस्टमेंट के साथ मैनुअल कंट्रोल है। ड्राइविंग स्थिति और एर्गोनॉमिक्स। पीछे के कूप आकार को देखते हुए पीछे की ओर दृश्यता छोटी रियर विंडशील्ड के कारण खराब है। यदि पीछे के हेडरेस्ट को ऊपर उठाया जाता है तो दृश्यता और भी कम हो जाती है। पार्किंग करते समय 360 डिग्री कैमरे से चिपके रहना सबसे अच्छा है। मुझे जो थोड़ा अजीब लगा वह ये था कि बड़ा ORVM और A पिलर सामने के दाहिने कोने में एक ब्लाइंड स्पॉट बनाते हैं। ड्राइवर की सीट में 6 वे पावर एडजस्टमेंट है, लेकिन लंबा एडजस्टमेंट नहीं है। स्टीयरिंग को केवल टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग सही ड्राइविंग पोजीशन खोजने के लिए स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट को मिस करेंगे। जबकि सभी नियंत्रणों तक पहुंचना आसान है, कुछ नियंत्रण भौतिक बटन के बजाय स्पर्श संवेदनशील हैं और बहुत सहज नहीं है। केबिन भंडारण। हैरानी की बात है कि सेंटर कंसोल में कप होल्डर नहीं है। यह एक बड़ी कमी है क्योंकि ज्यादातर लोग बेतरतीब सामान रखने के लिए कप होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। एम्पावर्ड और एकम्पलिश्ड वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग पैड है जो कप होल्डर की जगह लेता है। बेस क्रिएटिव वेरिएंट में कप होल्डर है। डोर पॉकेट में 1 लीटर की बोतल के साथ साथ कुछ अन्य सामान आसानी से रखा जा सकता है। ग्लव बॉक्स का आकार ठीक है और इसमें लैपटॉप टैबलेट के लिए एक कंपार्टमेंट और कुछ अन्य पार्टीशन भी हैं। जबकि केबिन में कुछ स्टोरेज स्पेस है, सेंटर कंसोल में कुछ अतिरिक्त स्टोरेज एरिया व्यवहारिकता को बढ़ा सकते थे। एयर कंडीशनिंग। हमने उदयपुर में कर्व ईवी को चलाया जब मानसून के मौसम के कारण मौसम सुहाना था। कार के साथ बिताए गए समय के दौरान एयर कंडीशनिंग यूनिट ने बहुत बढ़िया काम किया और केबिन के तापमान को आरामदायक बनाए रखने में कामयाब रही। HC यूनिट में मैक्स कूल फंक्शन और इकोनॉमी कूलिंग मोड भी है। कर्व ईवी में AQI डिस्प्ले के साथ एयर प्यूरिफायर भी है। आगे की सीटें हवादार हैं जो गर्मियों के दौरान अतिरिक्त आराम प्रदान करती हैं। विशेषताएं। अद्वितीय एवं उल्लेखनीय विशेषताएं। टाटा की कारें फीचर्स से भरी होने के लिए जानी जाती हैं और कर्व ईवी भी इससे अलग नहीं है। फीचर्स की सूची लंबी है। कुछ उल्लेखनीय फीचर्स में फ्लश डोर हैंडल, लेवल 2 ADAS, जेस्चर एक्टिवेशन के साथ पावर टेलगेट, नॉब स्पीकर, JBL ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर ड्राइवर सीट, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो डिमिंग IRVM, एयर प्यूरिफायर, रियर सीटों के लिए रिक्लाइन एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित चार्जिंग फ्लैप और बहुत कुछ शामिल है। आपको प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और गेम्स जैसे 20 ऐप के साथ टाटा का नवीनतम आर्केड एव सूट भी मिलता है। एव कनेक्टेड कार तकनीक सभी वेरिएंट में मानक है और इसमें चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, चार्जिंग स्टॉप के साथ रूट प्लानिंग, रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस आदि जैसी ईवी विशिष्ट विशेषताएं हैं। कुछ गायब सुविधाओं में स्टीयरिंग व्हील के लिए टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे के यात्रियों के लिए कप होल्डर्स, रियर सनशेड और एक पूर्ण आकार का स्पेयर व्हील शामिल है। ऑडियो सिस्टम और ध्वनि गुणवत्ता। टाटा ने हरमन द्वारा निर्मित 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट हेड यूनिट प्रदान किया है जो सबवूफर के साथ नॉब स्पीकर JBL साउंड सिस्टम से जुड़ा है। सिस्टम में सराउंड साउंड के लिए विभिन्न प्रीसेट भी हैं और यह सभी मोड में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। शुरुआती ऑडियो फाइल के लिए साउंड सिस्टम एकदम सही है और आप अपनी पसंद के हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हैं। पीछे बैठे यात्री पीछे की सीट पर आराम और जगह। पीछे के दरवाजे काफी चौड़े खुलते हैं, लेकिन प्रवेश और निकास उतना सहज नहीं है जितना आप इस आकार की कार में उम्मीद करेंगे। सीट बेस और बी पिलर के बीच की दूरी कम है जिससे आपके पैरों को अंदर और बाहर खिसकाना मुश्किल हो जाता है। नीचे रखी बैटरी की वजह से फर्श ऊंचा है जिसका मतलब है कि लंबे लोगों के लिए घुटने ऊपर करके बैठने की स्थिति होगी। 5 फीट 10 इंचेस लंबे होने पर पीछे की सीट पर जांघ के नीचे का सपोर्ट अच्छा नहीं है। सामने की सीट को मेरी आरामदायक ड्राइविंग स्थिति के अनुसार एडजस्ट करने के बाद मेरे लिए बस पर्याप्त लेगरूम था। एक दूसरे के पीछे 2-6 फुट लंबे लोगों के लिए जगह कम होगी। कूपे रूफलाइन की बदौलत हेडरूम बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि मेरे लिए कुछ इंच का हेडरूम था। बूट स्पेस। कर्व ईवी में जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर टेलगेट है और इसमें 500 लीटर का बूट स्पेस है।
रियर के कूपे शेप की वजह से टेलगेट का ओपनिंग एरिया काफी बड़ा है। अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस के लिए रियर सीट 60:40 के अनुपात में फोल्ड होती है। 40% फोल्ड होने पर आपको 689 लीटर और 60% फोल्ड होने पर 784 लीटर की जगह मिलती है। पूरी रो फोल्ड होने पर आपको 973 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है। टॉप एम्पावर्ड वेरिएंट में 11.6 लीटर का फ्रंट स्टैंडर्ड है। यह अन्य वेरिएंट के लिए एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध है। टाटा कवी ईवी चलाना। कवी ईवी बैटरी पैक को पावर देने वाला एक स्थायी चुंबक लिक्विड कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर है जो 165 bhp और 215 Nm उत्पन्न करता है। MIDC पार्ट एक साइकिल के अनुसार दावा की गई रेंज 585 किलोमीटर है। ईवी के बारे में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे सभी एक जैसे चलते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन बिजली वितरण में कुछ बारीकियां हैं जो प्रत्येक निर्माता अपने उत्पाद को कुछ हद तक अद्वितीय बनाने के लिए जोड़ता है। कवी ईवी वर्तमान में टाटा के पोर्टफोलियो में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक कार है। टाटा के इंजीनियरों के अनुसार कवी ईवी का फोकस ड्राइविंग अनुभव को सहज बनाने के लिए बिजली वितरण की रैखिकता पर रहा है। आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट सिटी मोड में शहर में घूमना उचित लगता है और कभी भी एक्सीलरेटर इनपुट पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है। ट्रैफिक को बनाए रखने और तेजी से ओवरटेक करने के लिए हमेशा पर्याप्त पावर उपलब्ध रहता है। आराम से चलाने पर कार शहर में बहुत सहज और आरामदायक महसूस होती है। अगर आपको एक सहज अनुभव चाहिए तो इको मोड पर स्विच करें। थ्रोटल रिस्पॉन्स धीमा है, लेकिन हर समय मांग पर पर्याप्त पावर उपलब्ध है। कवी ईवी में हाईवे पर क्रूजिंग काफी आरामदायक है। आप कुछ ही समय में 3 अंकों की गति तक पहुंच जाते हैं। टाटा 8.6 सेकंड में 0-100 किलोमीटर घंटा की गति प्राप्त करने का दावा करता है, जो विश्वसनीय है। ट्रैक्शन कंट्रोल सुनिश्चित करता है कि आपको बहुत अधिक व्हील स्पिन के बिना एक साफ लॉन्च मिले। कार काफी तेजी से 100 किलोमीटर घंटा तक पहुंच जाती है और इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर घंटा तक सीमित की गई है। पावर डिलीवरी के मामले में 100 किलोमीटर घंटा तक की प्रगति मजबूत है और उससे ऊपर पावर डिलीवरी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा बैटरी बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि उच्च रेट पर मोटर अधिक बिजली खपत करती है। लेकिन जब राजमार्गों पर क्रूजिंग और ओवरटेक करने की बात आती है तो कभी भी इससे कहीं अधिक सक्षम है। लंबी दूरी की क्रूजिंग के लिए आप इको मोड का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मोटर पूरी तरह से सुस्त नहीं है। इको मोड में भी आराम से ओवरटेक किया जा सकता है। यदि आप जल्दी ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप हमेशा स्पोर्ट मोड में स्विच कर सकते हैं। चुनने के लिए 3 ड्राइविंग मोड हैं। वे विशेष रूप से विभिन्न ड्राइविंग शैलियों के लिए मैप किए गए हैं। सराहनीय बात यह है कि प्रत्येक मोड में मोटर की विशेषताएं अलग हैं। यहाँ एक बड़ी राहत यह है कि जब आप ड्राइव मोड बदलते हैं तो विशिष्ट टाटा कॉल अब नहीं है। अब और कोई स्पोर्ट ड्राइव मोड सक्रिय नहीं। सिटी मोड, इको मोड, जब आप अधिकतम रेंज चाहते हैं तो इसे चालू करें। थ्रोटल रिस्पॉन्स कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शहर में ड्राइव अधिक स्मूथ होती है, उस टॉप पुल प्रभाव से कम। जब आप पावर मांगते हैं तो ये धीरे धीरे आती है, जबकि रोजमर्रा की ड्राइविंग या एक्सप्रेसवे पर क्रूजिंग के लिए पर्याप्त पावर है। जब आपको जल्दी से ओवरटेक करने की जरूरत होती है तो आप अन्य मोड में से किसी एक को चालू करना चाहेंगे। स्पोर्ट मोड, जब आप मौज मस्ती करना चाहते हैं तो इसे चालू करें। स्पोर्ट मोड में ए पैडल को फ्लोर पर दबाएं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ट्रैक्शन कंट्रोल वार्निंग लाइट को चमकते हुए देखें। इस मोड में थ्रोटल रिस्पॉन्स ज्यादा शार्प होता है और कार आगे बढ़ने के लिए ज्यादा उत्सुक लगती है। हालांकि ये शहर में ड्राइविंग के लिए बहुत ज्यादा तेज लग सकता है और बैटरी को भी तेजी से खत्म करता है। जब आप एक्सप्रेसवे पर मौज मस्ती करना चाहते हैं तो स्पोर्ट का इस्तेमाल करें। पुनर्योजी ब्रेक लगाना। पुनर्योजी ब्रेकिंग के 4 स्तर हैं, जिन्हें स्टीयरिंग व्हील के पीछे रखे पैडल का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है। हमें समायोज्य पुनर्जनन सेटिंग्स पसंद है, क्योंकि हम उन्हें अपने मूड के अनुरूप ट्यून कर सकते हैं। स्तर 0 पर कोई पुनर्जनन नहीं है। स्तर 1 वह है जो मैंने खुद को सबसे अधिक उपयोग करते हुए पाया, क्योंकि पुनर्जनन सूक्ष्म है और बहुत मजबूर और अप्राकृतिक नहीं लगता है। स्तर 2 में थोड़ा अधिक प्रतिरोध है और स्तर 3 में अधिकतम पुनर्जनन है। मुझे स्तर 2 और 3 सहज ड्राइविंग के लिए थोड़े अधिक आक्रामक लगे, लेकिन यह एक निजी राय है। कुछ लोग अधिकतम पुनर्जनन मोड में ड्राइविंग का आनंद लेते हैं। आप कई स्थितियों में एक पैडल ड्राइविंग भी कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि कार कभी भी पूरी तरह से रुकेगी नहीं। ये बिना किसी थ्रोटल इनपुट के आगे की ओर रेंगती रहेगी। शोर, कंपन और कठोरता NVH। इलेक्ट्रिक कारों की तरह NVH स्तर अच्छे हैं, क्योंकि इंजन का शोर नहीं होता है। केबिन का इंसुलेशन भी अच्छा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा परिवेशी शोर सुनाई नहीं देता। बाहर की तरफ टाटा ने एक ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली या आवाज पेश किया है, जो अनिवार्य रूप से एक पैदल यात्री चेतावनी प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक संगीत कार के सामने के छोर से 20 किलोमीटर घंटा तक बजता है। बाहर से संगीत बहुत तेज है और इच्छित काम करता है। कुछ लोगों को ये बात परेशान कर सकती है कि जब आप P मोड में होते हैं तो संगीत बंद नहीं होता है। संगीत को रोकने के लिए कार को पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। सिस्टम को सीधे D मोड से जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि आपको चलते समय ही संगीत सुनाई दे। बोनट के नीचे इंसुलेशन है, यहाँ ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली या आवाज है। श्रेणी। ईवी की बात आते ही रेंज हमेशा पहला सवाल होता है जो दिमाग में आता है। टाटा का दावा है कि MIDC पार्ट एक साइकिल के अनुसार वेरिएंट की रेंज 585 किलोमीटर और वेरिएंट की रेंज 502 किलोमीटर है। ये सांकेतिक संख्याएं हैं, क्योंकि MIDC के अनुसार एक साइकिल की औसत गति 18.6 किलोमीटर घंटा है, बिना AC के 1.01 किलोमीटर की दूरी पर, जहां अधिकतम गति 50 किलोमीटर घंटा है। अब टाटा ने रेंज नामक एक संख्या भी साझा की है, जिसके बारे में उनका दावा है कि 75% ग्राहक इसे प्राप्त करेंगे। टाटा ने जो रेंज परीक्षण किया है उसमें परिवेश का तापमान, भार और AC कारक शामिल हैं।
परीक्षण का एक चक्र 30 किलोमीटर की दूरी पर 40 किमी घंटा की औसत गति के साथ किया जाता है, जहां अधिकतम गति 120 किलोमीटर घंटा संस्करण के लिए की रेंज 400-425 किलोमीटर है तथा संस्करण के लिए 330-350 किलोमीटर है। चार्ज। टाटा कर्व ईवी में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड CCS2 चार्जिंग पोर्ट है और आपके पास 3 चार्जिंग विकल्प हैं, एक 15A होम सॉकेट, एक 7.2 किलोवाट AC वॉल बॉक्स चार्जर और DC फास्ट चार्जर। आपके होम चार्जर के साथ कर्व ईवी के वेरिएंट को 10-100% चार्ज होने में 21 घंटे लगते हैं। 7.2 किलोवाट AC वॉल बॉक्स चार्जर के साथ, जिसे आप अपने घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, 10-100% चार्जिंग का समय 7.9 घंटे है। कर्व ईवी की चार्जिंग दर 1.2 C है, जो इसे उच्च क्षमता वाले DC चार्जर 70 किलोवाट और अधिक पर भी चार्ज करने की अनुमति देती है। 70 किलोवाट जोड़ चार्जर पर 10-80% चार्ज का चार्ज समय 40 मिनट है। V2V चार्जिंग सीमा 5 क्वा है और V2L चार्जिंग सीमा 3.3 क्वा है। निलंबन। आरामदायक सवारी। कर्व ईवी में आगे की तरफ मैकफिसन स्ट्रट सस्पेंशन और पीछे की तरफ डुअल पाथ स्ट्रट के साथ ट्विस्ट बीम सस्पेंशन है। समय के साथ ईवी सस्पेंशन सेटअप परिपक्व होने लगे हैं और हम अक्सर बोन जैरिंग सेटअप नहीं देखते हैं। कर्व ईवी में सेटअप सख्त तरफ है, लेकिन ये काफी हद तक रहने योग्य है। खराब सड़कों पर केबिन के अंदर काफी हलचल होती है। कर्व ईवी गड्ढों और बाधाओं को काफी अच्छे से संभालता है। ये संचालन में बहुत शांत नहीं है, लेकिन अपना काम अच्छी तरह से करता है। हालांकि केबिन के अंदर बड़े गड्ढे ध्यान देने योग्य थ्रूट के साथ दर्ज किए जाते हैं। कठोर सवारी में योगदान देने वालों में से एक 215/55 सेक्शन टायर के साथ 18 इंच के पहिए हैं। हैंडलिंग और गतिशीलता सीधी रेखा में कर्व ईवी काफी स्थिर है और आप या आपके यात्री यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप 3 अंकों की गति से गाड़ी चला रहे हैं। हाईवे की गति पर कर्व ईवी स्थिर है और इसमें कोई अनावश्यक ऊर्ध्वाधर गति नहीं है। कर्व ईवी का सख्त सस्पेंशन, 50:50 वजन वितरण और गुरुत्वाकर्षण का निचला केंद्र इसे अच्छी हैंडलिंग विशेषताएं देता है। घुमावदार सड़कों पर कार कोनों में स्थिर महसूस होती है। कई बार जब आप कोनों से बाहर निकल रहे होते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल चालू हो जाता है। ये कम रोलिंग प्रतिरोध वाले टायरों के व्हील स्पिन को नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है। जब आप कोनों में जोर से धक्का देते हैं तो वे विरोध में चीखते हैं। बॉडी रोल का एक संकेत है, लेकिन यह अच्छी तरह से नियंत्रण में है। स्टीयरिंग। कर्व ईवी में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यूनिट है, जो शहर में अच्छी और हल्की है। आप शहर में कार को आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं और 5.35 मीटर का टर्निंग रेडियस भी अच्छा है। गति बढ़ने पर स्टीयरिंग का वजन पर्याप्त रूप से बढ़ता है और डिस्कनेक्टेड महसूस नहीं होता है। आपको टायर क्या कर रहे हैं इसका अच्छा एहसास होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्साही लोग स्टीयरिंग से ज्यादा फीडबैक और सीधेपन की उम्मीद करेंगे। हाईवे की गति पर स्टीयरिंग का वजन काफी बढ़ जाता है और कोण बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। कुछ लोगों को अलग अलग गति पर स्टीयरिंग का वजन असंगत लग सकता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा स्टीयरिंग सेटअप है और शुक्र है कि यह पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड एप्स नहीं है, जैसा कि हम कुछ कारों में देखते हैं। ब्रेकिंग। कर्व ईवी में चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक है और वे बेहतरीन स्टॉपिंग पावर प्रदान करते हैं। पैनिक ब्रेकिंग स्थितियों को अच्छी तरह से संभाला जाता है और कार प्रभावी ढंग से गति कम करती है। हालांकि पेडल फील बहुत सुसंगत नहीं है और थोड़ा स्पंजी भी लगता है, इसलिए पेडल के फील की आदत डालते हुए ब्रेक को मॉड्यूलेट करना थोड़ा समय लेता है। कार ABS जोड़ EBD, डिस्क ब्रेक वाइपिंग और पैनिक ब्रेक अलग से लेस है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।